हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पाई जीके में। रोज की तरह आज भी हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का लाइव टेस्ट देखेंगे और आज सप्ताह का आखिरी दिन है शनिवार। तो इस वीकेंड में हम लोग आज 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और इस सप्ताह में जो भी प्रश्न मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ उसमें से आप लोगों को कितना याद है कि आज टेस्ट हो जाएगा। यह नियम बन गया। और प्रत्येक शनिवार को पूरे सप्ताह के प्रश्नों में से मैं टेस्ट लूँगा। आप लोग पुराने क्वेश्चन को याद किए हैं या फिर याद नहीं किए हैं, ये आज आपका टेस्ट हो जाएगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए और आज के टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। आपके लिए पहला प्रश्न है आज का, आवेश की उत्पत्ति किसके स्थानांतरण के कारण होती है? कमेंट कीजिए आप लोग। आवेश की जो उत्पत्ति होती है वह किसके स्थानांतरण के कारण होती है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन? जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। आवेश की उत्पत्ति किसके स्थानांतरण के कारण होती है? जो भी लोग इसका आंसर बी दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, उन लोग का बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए, विद्युत धारा से कोई प्रश्न कभी भी पूछा जाएगा आवेश से संबंधित, तो सीधे आप इलेक्ट्रॉन ऑप्शन में देखकर बना दीजिए, जरूर आपका सही होगा। चलिए अब दूसरा नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर दीजिए। निम्न में कौन धातु तथा अधातु दोनों की तरह कार्य करता है? जल्दी से आप लोग बताइए। जिनॉन, बोरॉन, आर्गन या फिर कार्बन? इसमें से कौन है जो धातु अधातु दोनों की तरह कार्य करता है? आप लोग पढ़े होंगे कि धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करने वाले तत्व को क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। तो खोजिए इन चारों में से कौन आप लोगों को उपधातु दिख रहा है। अगर आप लोगों को बोरॉन लग रहा है कि उपधातु है तो बिल्कुल सही लग रहा है, बोरॉन यहाँ पर राइट आंसर होगा। जो भी लोग बी लिखकर कमेंट किए उन लोगों का सही है। आज आप लोग तेजी से आंसर कमेंट कीजिए। आज 50 प्रश्नों का टेस्ट है और ये 2 प्रश्न ये भी हुए हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्रतिरोध की माप किस यंत्र से की जाती है? बहुत ही आसान प्रश्न आप लोगों को बताना है। प्रतिरोध की माप किस यंत्र से की जाती है? इलेक्ट्रोमीटर से, आमीटर से, वोल्टमीटर से या फिर ओमीटर से? तो आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोमीटर से किसकी माप होती है? आवेश की। उसी प्रकार से आमीटर से किसकी माप होती है? तो आमीटर से होती है विद्युत धारा की माप। उसके बाद है वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर से क्या मापा जाता है? तो वोल्टमीटर से विभव या विभवांतर मापा जाता है। और ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ओममीटर, इसी से क्या मापा जाता है? प्रतिरोध मापा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जो भी लोग डी लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण होती है? बताइए, वायु में इसमें से कौन सा आप लोगों को ऑप्शन में लग रहा है जिसके अधिक सांद्रण हो जाने के कारण अम्ल वर्षा होने लगती है? कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग, क्या लग रहा है? जो भी लोग बी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। SO2 और NO2 इन दोनों के कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा। वायुमंडल में जब SO2 और NO2 की मात्रा बढ़ जाती है तब क्या होता है? अम्ल वर्षा होने लगती है। और SO2 और NO2 ये दोनों जो है यह किससे निकलती है? तो कारखानों से निकलती है। यह भी आप लोग क्या रखना है, कारखाना का जो धुआं होता है उसी धुआं में पाई जाती है SO2 और NO2 गैस, और जिसकी वजह से क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। यानी कि वर्षा में अम्ल की मात्रा हो जाती है और वह वर्षा के रूप में गिरती है, इसे ही हम लोग अम्ल वर्षा कहते हैं। अब बताना है आप लोगों को 5 नंबर प्रश्न का आंसर। दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है? जल्दी से आप लोग बताइए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में कौन बदलता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। आप लोग के घर में होगा भी इन्वर्टर, दिष्टकारी, जनित्र या फिर इनमें सभी।
कौन लग रहा है आप लोगों को, जो दिष्ट धारा यानी कि डीसी को एसी में बदलता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, डीसी को एसी में कौन बदलता है? तो यदि आप लोग इन्वर्टर जवाब दे रहे हैं तो बिल्कुल सही, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आप लोग को याद रखना है इन्वर्टर का क्या काम है? डीसी को एसी में बदलना। अगर दिष्टकारी की बात करें तो इसका काम इसका उल्टा होता है, यह एसी को डीसी में बदलने का कार्य करता है। और ये जो जनित्र है ये क्या करता है? ये जनित्र जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने का काम करता है। बताइए आप लोग जनित्र देखे हैं या नहीं देखे हैं? कमेंट कीजिए। अगर जनित्र देखे हैं तो यस लिखिए, नहीं देखे हैं तो नो लिखिए। तो जो भी लोग नो लिख रहे हैं उन लोगों का हिंदी बहुत कमजोर है। जनित्र जो है वह जनरेटर को कहा जाता है। सभी लोग जनरेटर देखे होंगे, ऐसे कोई भी लोग नहीं होंगे जो आज तक जनरेटर नहीं देखे होंगे। और इसी जनरेटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? जनित्र कह देते हैं। आप लोग इसको जनरेटर कहते होंगे, जनरेटर नहीं होता है, जनरेटर होता है। इसका स्पेलिंग होता है GENERATOR। ये है जनरेटर और इसी को ही हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? जनित्र। और यह क्या उत्पन्न करता है? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो आप समझ गए होंगे कि इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है, दिष्टकारी एसी को डीसी में बदलता है और विद्युत धारा उत्पन्न करता है कौन? जनित्र यानी कि जनरेटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। फ्लोरीन में कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आप लोग पढ़े होंगे कि कार्बन के 3 परमाणु होते हैं, कार्बन के मुख्य 3 अपरूप होते हैं। एक होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है फ्लोरीन। आप लोग बताना है कि ये जो फ्लोरीन है, इस फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? जो भी लोग 60 लिख रहे हैं वो बिल्कुल सही लिख रहे हैं। C60 याद रखना आप लोगों को। C60 यह किसका फॉर्मूला है? तो यह फ्लोरीन का फॉर्मूला है। तो आप लोग को याद रखना है फ्लोरीन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 60। और यह भी याद रखना है कि यह कार्बन का एक अपरूप है। अब बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। फ्यूज का तार किससे बना होता है? जल्दी से आप लोग बताइए। आपके घर में बिजली होगी और उसके बोर्ड में फ्यूज का तार जरूर लगा हुआ होगा। तो बताइए फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबा जिंक से, तांबा टीन से, सीसा टीन से या फिर तांबा एल्युमिनियम से? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। अगर आप लोग ए लिख रहे हैं तो गलत लिख रहे हैं। तांबा एवं जिंक से पित्तल का निर्माण होता है। याद रखिएगा, पित्तल का निर्माण किससे होता है? तांबा एवं जिंक से। तांबा एवं टीन से क्या बनता है? तो कांसा का जो निर्माण होता है, कांसा जो बनता है वह किससे बनता है? तांबा एवं टीन से बनता है। सीसा एवं टीन से क्या बनता है? तो इसी से फ्यूज बनता है। तो सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और तांबा एल्युमिनियम से क्या बनता है यह भी जान लीजिए। तो इससे बनता है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड आप लोग जरूर सुने होंगे, देहात में उसे लोग रोल गोल्ड कह देते हैं। तो रोल गोल्ड नहीं होता है, रोल्ड गोल्ड होता है। रोल्ड गोल्ड। और रोल्ड गोल्ड जो होता है वह तांबा और एल्युमिनियम से बना होता है, जो कि आप बाजार से खरीदते होंगे 10-20 रुपया में जो देता है, नाक में पहनने वाला, कान में पहनने वाला, वह सब रोल्ड गोल्ड होता है। और वह तांबा और एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो फ्यूज आप लोग को याद रखना है कि फ्यूज किससे बना होता है? सीसा एवं टीन से। अब बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। समुद्री जल को किस प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है? बताइए, समुद्र का जो पानी होता है उसको शुद्ध करने में किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? आसवन, वाष्पन, फिल्टरन या फिर प्रभाजी आसवन? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। तो जो भी लोग इसका आंसर ए लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं। आसवन राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि समुद्र का जो पानी होता है उसे आसवन विधि से शुद्ध किया जाता है। और यहाँ से आप लोगों को 1-2 बात और याद रखना है कि आसवन विधि जो होता है उसमें पहले क्या होता है, यह 2 प्रक्रिया में चलता है। पहले आसवन की जो पहली प्रक्रिया है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आसवन की पहली प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पन। और दूसरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूसरी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं संघनन। तो ये आपको याद रखना है।
आसवन की पहली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पन। और दूसरी प्रक्रिया को संघनन। याद रखिएगा। एक क्वेश्चन प्रभाजी आसवन से भी याद कर सकते हैं। जो कच्चा तेल होता है, कच्चा तेल आप लोग समझते होंगे, इसी को पेट्रोलियम भी कहा जाता है। ये जो कच्चा तेल होता है जिससे हम लोग डीजल, पेट्रोल, वैसलीन वगैरह वगैरह निकालते हैं, किरासन तेल, ये सब पेट्रोलियम से निकला जाता है। और पेट्रोलियम का जो शुद्धिकरण होता है वह किस विधि से होता है? तो प्रभाजी आसवन से। तो याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि समुद्री जल का, तब आपको बताना है आसवन, और पेट्रोल का तब आपको क्या बताना है? प्रभाजी आसवन। पेट्रोल नहीं, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के अंतर्गत ही आता है पेट्रोल, डीजल, मैंने आपको बताया। वैसलीन जो ठंडा के समय में आप लगाते हैं वह भी पेट्रोलियम के अंतर्गत ही आता है। इसके अलावा किरासन तेल आप लोग देखते होंगे, अब तो किरासन तेल नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। तो ये सब जो है प्रभाजी आसवन विधि से इसका शुद्धिकरण होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 9। बताइए आप लोग, किसी चालक तार का प्रतिरोध निम्न में किस बात पर निर्भर करता है? बताइए, प्रतिरोध जो होता है वह किस पर निर्भर करता है? ताप पर, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, या फिर इनमें सभी पर? जो भी लोग ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वह ताप पर भी निर्भर करता है। यह ताप के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। लंबाई के भी क्या होता है? समानुपाती ही होता है। और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? तो ये होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। और समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती मैं आपको हजारों बार बताया है कि समानुपाती का मतलब होता है सीधा रिलेशन। मतलब यह है कि ताप और लंबाई अगर आप बढ़ाइएगा तो चालक तार का प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। और क्षेत्रफल का, ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब यह है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अगर आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा? प्रतिरोध उसका घट जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें आप लोगों को बताना है कि अपमार्जक पृष्ठ के किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अपमार्जक आप लोग समझते हैं कि नहीं? अपमार्जक को इंग्लिश में डिटर्जेंट कहते हैं। हम लोग उसको घर में सर्फ बोल देते हैं। तो सर्फ जिससे कपड़ा साफ करते हैं वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए, श्यानता, पृष्ठ तनाव, प्रत्यास्था या फिर प्लवन? तो जो लोग बी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? अपमार्जक। अब आप लोगों को बताना है 11 नंबर प्रश्न का आंसर। निम्नलिखित में से कौन धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? जल्दी से बता दीजिए। कल ही मैंने आप लोगों को बताया है। आज 50 प्रश्न का टेस्ट है, इसलिए आप लोग जाइएगा नहीं, अंत तक बने रहिए और टेस्ट कीजिए और अपना गलती को काउंट करते रहिए। एक कॉपी कलम वगैरह में रखिए और कितना प्रश्न गलती होता है इसको भी आप लोग काउंट कीजिए। और अंत में कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा कि 50 में आपने कितना प्रश्न का सही जवाब दिया और कितना प्रश्न का गलत जवाब दिया। बताइए आप लोग, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? तो मैंने आपको बताया था कि पारा होता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अब है 12 नंबर क्वेश्चन। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? जल्दी से बता दीजिए। एवोगाद्रो संख्या जो होता है, जिसे कि हम लोग 1 मोल भी कहते हैं, इसका मान जो होता है वह कितना होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जो भी लोग बी लिखकर कमेंट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। 6.023 × 10 के पावर 23 यही होता है एवोगाद्रो संख्या का वैल्यू। अब 13 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए। सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है किस विधि से? बताइए आप लोग जल्दी से। सल्फाइड अयस्क को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो जो लोग फेन उत्प्लवन विधि लिख रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब है 14 नंबर प्रश्न। इसमें आप लोग को बताना है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? बहुत ही आसान प्रश्न, जल्दी से आप लोग कमेंट कर दीजिए। ड्यूटेरियम की परमाणु संख्या कितनी, द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो जो लोग इसका आंसर 2 लिख रहे हैं बिल्कुल सही लिख रहे हैं, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब 15 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिएगा। इसमें से कौन है जो क्षारीय भूमिज तत्व है? जल्दी से आप लोग दीजिए। ABCD में से कौन लग रहा है आप लोगों को? क्षारीय भूमिज तत्व, कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम या फिर लोहा? तो जो लोग मैग्नीशियम लिख रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है।
अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि इसमें कौन है जो कॉपर का एक अयस्क है। जल्दी से बताइए इसमें से कौन है जो कॉपर का अयस्क है। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि फिरोजा भी कॉपर का अयस्क है, मैलाकाइट भी कॉपर का अयस्क है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, डी, ए एवं बी दोनों। तो जो लोग डी कमेंट किए हैं उनका सही है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है कि एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी है, 1, 2, 3 या फिर 4। तो जो लोग 2 लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही। एथाइन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, 2। अब आप लोगों को बताना है नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। जल्दी से आप लोग बताइए नाइट्रोजन परमाणु में कुल कितने न्यूट्रॉन होते हैं, 5, 14, 17 या फिर 11। तो जो लोग सी लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। 50 प्रश्न है आज, बहुत टाइम लगने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो पेट में अधिक अम्ल बनेगा उसको कैसे रोकिएगा, उसको रोका जाता है प्रत्यय अम्ल से, जिसे कि हम लोग एंटासिड भी कहते हैं। बी राइट आंसर, ए राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 20, इनमें किसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा, शक्ति, वेग या फिर गति। तो जो भी लोग इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं उनका सही है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अब है आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 21, इसमें बताइए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। जल्दी से बताइए ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है। तो जो लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी लिखे हैं उनका बिल्कुल सही है, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। अब है क्वेश्चन नंबर 22, ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है। तो ओजोन परत, जल्दी से बता दीजिए ओजोन परत का क्षरण किसके कारण होता है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिए। तो जो लोग ऑप्शन नंबर बी लिखे हैं उनका सही है। ओजोन परत का क्षरण जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, वह गैस कौन है जो जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। जल्दी बता दीजिए, बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है यह, कौन सी गैस है जिसे जल पर एकत्रित नहीं किया जा सकता है। तो जो लोग डी लिख रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही, SO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 24, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। जल्दी से आप लोग बताइए परमाणु के नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। ये होती है 10⁻⁻15 मीटर। तो यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बता दीजिए चांदी का निष्कर्षण किससे किया जाता है। जल्दी से कमेंट कीजिए चांदी का निष्कर्षण किससे होता है। तो चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। अब है आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 26, इसमें बताना है कि सफेद कशिश किसे कहा जाता है। तो सफेद कशिश किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है FeSO4 × 7H2O को, सॉरी बी नहीं होगा, मैंने गलती बता दिया, ये होगा ZnSO4 × 7H2O, यानी कि सी जो लोग लिख रहे हैं उनका सही है। अब बताइए आप लोग सीने बार निम्न में से किसे कहा जाता है। तो ये आंसर आ गया, क्या होगा सही आंसर, HGS पारा सल्फाइड को कहा जाता है सीने बार। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, हाइपरमेट्रोपिया किसे कहा जाता है। किस दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है दूरदृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। तो जल्दी जल्दी आप लोग उंगली चलाइए और कमेंट करते रहिए। अब है क्वेश्चन नंबर 29, इसमें आप लोगों को बताना है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है। जल्दी से आप लोग बताइए प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T½ का मान कितना होता है। ये होता है 0.693/K। तो बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसका सूत्र C6H12O6 नहीं है। जल्दी से बताइए इसमें से किसका सूत्र C6H12O6 नहीं है। तो ये लैक्टोज का नहीं है, तो यह आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब बताइए आप लोग निम्न में कौन मोललता ज्ञात करने का सूत्र है।
जल्दी से बताइए, मोललता जब आपको निकालना होगा तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला उपयोग में लाइएगा? कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर, जो भी लोग ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 32, प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सभी लोगों को पता है प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्याज में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अब 33 में बताना है कि सिर्फ एक कण ही अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाते हैं। यह क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा हुआ है। बताइए इसमें से किसके कण अर्धपारगम झिल्ली से निकल पाएंगे? तो जो लोग विलायक के कण लिख रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही लिख रहे हैं, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 34, इसमें आप लोग बताइए निम्न में कौन परवल अम्ल का उदाहरण है? इसमें से कौन आप लोगों को परवल अम्ल लग रहा है? तो जिन लोगों को भी इसमें परवल अम्ल लग रहा है, सॉरी कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें परवल अम्ल का उदाहरण नहीं है, ऐसा होना चाहिए था। तो आप बताइए इसमें से कौन परवल अम्ल नहीं लग रहा है? एसिटिक अम्ल। हमें तो एसिटिक अम्ल नहीं लग रहा है, आप लोगों को भी अगर यही नहीं लग रहा है बिल्कुल सही है। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल ये तीनों क्या है? तो ये तीनों है प्रबल अम्ल। अब बताइए भारी जल किसे कहा जाता है? भारी जल मैंने आपको कुछ दिन पहले पढ़ाया है इसी सप्ताह में कि भारी जल किसे कहा जाता है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड। जो लोग बी लिख रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही, बी राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 36, एक फैराडे का मान कितना होता है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। अब केवल 14 प्रश्न हैं। एक फैराडे का मान कितना होता है? एक फैराडे का मान होता है 96,500 कूलम। ये यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बताइए आप लोग, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलरता क्या होगी? ये तो न्यूमेरिकल प्रश्न है, लेकिन आंसर कहीं आप लोगों को याद हो तो कमेंट कीजिए। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए 0.25। अगर इसका आंसर ना है याद तो कोई दुख की बात नहीं है, ये निकालने वाला प्रश्न है। फार्मूला इसका मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसमें टाइम लग सकता है निकालने में, तो कोई बात नहीं। अगर इस प्रश्न का आंसर आपसे नहीं दिया गया है तो दिल छोटा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न का आंसर आप लोग दीजिए, भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप लोगों के लिए। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है ऑक्सीजन। ए राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सॉरी जी, ए नहीं होगा, धातु कहा गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। तत्व कहा जाता तब होता ऑक्सीजन, धातु कहा जा रहा है तब आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो जो लोग सी कमेंट किए हैं उनका बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 39, सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है? जल्दी से बता दीजिए। सुक्रोज का जब जल अपघटन होता है तो उससे क्या प्राप्त होता है? उससे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों प्राप्त होता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 40, मेंडलीव ने किस तत्व का नाम एका सिलिकॉन रखा था? जल्दी बताइए, एका सिलिकॉन किसका नाम रखा था? मैंने आपको ट्रिक बताया था, स्लिक बोआ वाला कि स्लिक बोआ मर गए तो जर गए, और जर गए माने जर्मेनियम। तो जो लोग ए जवाब दे रहे हैं उनका सही है। अब बताइए, मानव शरीर में निम्न में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? कौन सा यौगिक बताना है आप लोगों को? जल, प्रोटीन, वसा या फिर कार्बोहाइड्रेट? तो मानव शरीर में 65% से लेकर 80% तक क्या रहता है? जल ही रहता है। तो ये यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब केवल 8 प्रश्न हैं। बता दीजिए S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? मैंने आपको बताया था कि मुक्त अवस्था में कोई भी तत्व हो, अकेले यानी कि कोई भी तत्व हो, उसका ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? 0 होता है। तो डी सही उत्तर हो जाएगा। अब 43 का आंसर दीजिए, निम्न में किस तत्व का विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन लग रहा है जिसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? फ्लोरीन। जो लोग ए लिख रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। अब बताना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 44, डीकन विधि में
किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कि डीकन विधि से क्लोरीन बनता है और इसको बनाने में कॉपर क्लोराइड का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होता है। तो जो भी लोग ए लिख रहे हैं वो लोग एकदम सही लिख रहे हैं, ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 45 कि इसमें रासायनिक परिवर्तन कौन है? जल्दी से बताइए, रासायनिक परिवर्तन कौन है? तो लोहे में जंग लगना एक कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो डी जो लोग लिखे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 46, उत्कृष्ट गैस के बाह्यतम शेल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? उत्कृष्ट गैस यानी कि अक्रिय गैस, तो आप लोग पढ़े होंगे कि 8 होता है। NH2 और NP6 राइट आंसर होगा। अब बगल में शादी है, आप लोगों को हो सकता है कि गाना की आवाज़ जा रहा हो, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। पढ़ाई करने वालों के लिए अगर गाना बजे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका फोकस किस पर होना चाहिए? कमेंट करने पर और हमारे बातों पर। अब बताइए कि सबसे हल्की एवं अज्वलनशील गैस कौन है? इसमें से सबसे हल्की एवं अज्वलनशील, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें हल्की अज्वलनशील दोनों कहा है, तो इसका आंसर हाइड्रोजन नहीं होगा। क्या होगा? हीलियम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील है, इसमें अज्वलनशील पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 48, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाली अक्रिय गैस कौन है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन लग रहा है जो सबसे अधिक यौगिक का निर्माण करती है अक्रिय गैस में? तो जो लोग जेनॉन लिख रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 49, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है क्या कहलाता है? जल्दी से आप लोग बताइए, वह प्राकृतिक पदार्थ जिससे धातु का निष्कर्षण फायदेमंद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। अब बताना है आप लोगों को आज का आखिरी प्रश्न, और इस प्रश्न से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ आपने कितना स्कोर किया है अपना नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 50 में से कितना सही है और कितना गलत है, मैं जानना चाहता हूं कि हमारा जो स्टूडेंट है यानी कि आप लोग जो हैं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ये सब कमेंट बॉक्स में लिखना है, नाम लिखिए और कितना क्वेश्चन गलती हुआ या फिर कितना क्वेश्चन सही हुआ, दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा। जल्दी से आप लोग बताइए, इसमें से कौन है जो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? यह है पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन है? पारसेक। डी राइट आंसर हो जाएगा। ये था आज का आखिरी प्रश्न। आप लोगों को आज का टेस्ट देने में मज़ा आया या नहीं आया यह भी बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।